नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेज़ एडुटेरिया में। आज हम बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर यानी थर्ड सेमेस्टर की हिंदी की यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे सामने यूनिट 2 के अंतर्गत गबन उपन्यास आता है जो प्रेमचंद जी की रचना है। तो आज हम यूनिट 2 के पार्ट 1 के अंतर्गत प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय इसीलिए जान रहे हैं क्योंकि किसी भी रचना के बारे में जानने से पहले यह आवश्यक है कि हमें उस रचना के रचनाकार का पता हो, तभी हम उस रचना को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। और गबन उपन्यास पर अगर कोई प्रश्न हमारे सामने आएगा तो हम अपने उत्तर को बेहतर बनाने के लिए उसमें प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय को डाल सकते हैं, जिससे हमारे अच्छे नंबर आने की आकांक्षा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम गबन उपन्यास के लिए प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ। उनके पिता अजाब राय निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति थे जो डाकखाने की कलरकी में 20 रुपये महीना वेतन कमाते थे। इसलिए प्रेमचंद का बचपन गहरी आर्थिक तंगी में बीता। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, अर्थात जो उनके पिता ने उनको नाम दिया था वो धनपत राय था। 8 वर्ष की आयु में माँ का देहांत होने पर सौतेली माँ के कठोर व्यवहार ने उन्हें मातृ स्नेह से वंचित कर दिया था। जीवन की इन विपरीत परिस्थितियों में उनका झुकाव पढ़ने लिखने की ओर हुआ। उस समय पाठशालाओं में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए उस समय के प्रसिद्ध उर्दू उपन्यासकारों और अंग्रेजी उपन्यासों के उर्दू अनुवादों को उन्होंने खूब पढ़ा। स्वयं प्रेमचंद ने कहा है कि 2-4 वर्षों में मैंने सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। वहीं मुझे लिखने का भी शौक हुआ और मैंने लिखना और फाड़ना शुरू कर दिया। 13 वर्ष की उम्र से शुरू हुआ लिखने का यह कार्य और हाई स्कूल की पढ़ाई साथ साथ चलते रहे। 15 वर्ष की उम्र में हुए विवाह और पिता की मृत्यु ने आर्थिक दबाव को और अधिक कस दिया। आर्थिक तंगी और पारिवारिक दायित्वों के बीच झूलते प्रेमचंद ने मैट्रिक पास की और सन 1899 में सहायक अध्यापक की नौकरी मिली। सन 1908 में इनकी पद की उन्नति हुई और वे मदरसे में सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। इस बीच इन्होंने सन 1905 में पहली पत्नी को छोड़कर शिवरानी देवी नामक विधवा से विवाह किया, जो सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के प्रति उनके विद्रोह का प्रथम संकेत हमारे सामने आता है। प्रेमचंद का आरंभिक लेखन उर्दू में था। वे उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन उर्दू में ही छपा। 5 कहानियों के इस संग्रह में लेखक का विषय स्वदेश प्रेम था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने आपत्तिजनक मानकर जब्त कर लिया। साथ ही यह भी हुक्म हुआ कि वे सरकार की अनुमति के बिना कुछ न लिखे। पर प्रेमचंद के भीतर का लेखक चुप कैसे बैठ सकता था। उन्होंने अब प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया और उनकी पहली कहानी ममता थी, जो सन 1909 से 1910 में जमाना पत्रिका में छपी। इसके बाद प्रेमचंद का लेखन अबाध गति से चलता रहा। साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद का आगमन इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को तिलस्मी और अय्यारी रचनाओं से मुक्ति दिलाकर समाज हित का व्यापक आधार प्रदान किया। मात्र मनोरंजन की दृष्टि से लिखे जा रहे सस्ते साहित्य की अपेक्षा ग्रामीण जीवन के अधिक निकट होने के कारण प्रेमचंद ने उनकी समस्याओं को ही मुख्य रूप से उभारा। कुछ समय मुंबई में रहने के कारण वे महानगर की विषमताओं और जटिलताओं को भी पहचान गए थे। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि औद्योगिक सभ्यता और पूंजीवाद के विकास के परिणाम स्वरूप नगरों का प्रसार होगा और गांव लुप्त हो जाएंगे। इस स्थिति से उत्पन्न होने वाली समस्या का चित्रण उनके उपन्यासों में हुआ है। ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं का अंकन उनकी कहानियों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जैसे सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पच्चीसी, प्रेम द्वादशी, कफन आदि मानसरोवर के 8 भागों में संकलित कहानियाँ हैं। प्रेमचंद ने करबला प्रेम की वेदी नामक नाटक लिखे
और कई अनुवाद भी किए, पर उपन्यास के तो वो सम्राट ही कहे जाते हैं। सेवा सदन उपन्यास में उपन्यासकार यानी प्रेमचंद जी ने समाज की उन समस्याओं को उठाया है जिसे अभी तक कोई लेखक छूने का साहस भी नहीं कर पाया था। इसमें उन्होंने विवाह समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है। यहाँ दहेज के नाम पर होने वाले लेन देन ईमानदार मनुष्य को बेईमान और रिश्वतखोरी के लिए कैसे मजबूर करता है। इसके अतिरिक्त इसमें धर्म, जमींदारी प्रथा, वैश्या समस्या आदि ऐसे पहलुओं को उठाया गया है जो अभी तक हिंदी साहित्य के लिए अनछुए थे। प्रेमचंद ने इन महत्वपूर्ण और गंभीर समस्याओं को केवल उठाया ही नहीं, उन्हें उनके आदर्शपूर्ण अंत की ओर भी पहुंचाया। प्रेमाश्रम उपन्यास प्रेमचंद का वह उपन्यास है जिसमें उन्होंने गांव के जमींदार के शोषण के विरुद्ध किसानों की जागृत चेतना को संवर दिया है। सामंतवाद, पूंजीवाद और समाजवाद का विशिष्ट विवेचन प्रेमाश्रम में किया गया है। जमींदार राज्य में किसानों की दुरवस्था और फिर शोषकों के विरुद्ध उनका आंदोलन प्रेमचंद का नए समाज का स्वप्न है जो आने वाले समय में उनके लिए नींव के पत्थर के समान सिद्ध हुआ है। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने विवाह समस्या के उस महत्वपूर्ण पहलू को उठाया है जहां परिस्थितिवश कन्या का विवाह उससे उम्र में तिगुने विधुर से कर दिया जाता है। ऐसे बेमेल विवाह से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं के विविध रूपों को प्रेमचंद ने बड़े प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। अन्य उपन्यासों में उनके वरदान उपन्यास, प्रतिज्ञा उपन्यास, रंगभूमि उपन्यास, कायाकल्प उपन्यास, गबन उपन्यास, कर्मभूमि उपन्यास और गोदान उपन्यासों में उनकी परिपक्वता होती गई। उनके उपन्यासों में शोषित किसान, मजदूर, नारियां आदि ये सब जागृति की नई करवट लेते दिखाई देते हैं। मंगलसूत्र उनका अंतिम और अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद जी ने कहा है कि जो जनसाधारण का है वह जनसाधारण की भाषा में लिखता है। साहित्य की भाषा के संबंध में व्यक्त किए गए उनके ये विचार उनके संपूर्ण साहित्य में स्पष्ट हैं। उनकी आरंभिक कृतियों में यद्यपि क्लिष्ट उर्दू भाषा का प्रयोग हुआ है, पर धीरे धीरे उनकी भाषा आम आदमी की भाषा के बिल्कुल निकट आ गई है। प्रेमचंद इस तथ्य से परिचित थे कि अपने साहित्य में उन्होंने जिन सामाजिक समस्याओं को उठाया है उन्हें जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए उनकी भाषा का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। आम आदमी की भाषा में लोकोक्ति और मुहावरे ये सब प्रयोग किए जाते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में लोकोक्तियों और मुहावरों का विशाल भंडार देखा जा सकता है। वास्तव में हिंदी साहित्य को कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से नया आयाम प्रदान करने वाले प्रेमचंद ही हैं। अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों में जूझते हुए उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ पढ़ने की लालसा ने उन्हें व्यापक अनुभव दिए। उन्होंने जो लिखा अपने अनुभव से लिखा। इस बात को उनके ये शब्द स्पष्ट करते हैं, लेखक जो कुछ लिखता है अपनी कुरेदन से लिखता है। मेरे अंदर जितनी कुर्दन तड़पन होगी उतना ही अच्छा है। प्रेमचंद की दृष्टि में साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं अपितु जीवन की समस्याओं पर विचार करना भी है और उन्हें हल करना भी है। और समस्याओं को हल करने की प्रेमचंद की दृष्टि यथार्थवादी न होकर आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी रही है। उन्हें जीवन के सत्पक्ष पर विश्वास था और इसी कारण उन्होंने नग्न यथार्थवाद की अपेक्षा आदर्श प्रेरित यथार्थवाद पर बल दिया। साहित्य संबंधी उनकी यह दृष्टि उनके इन शब्दों में स्पष्ट है। मुझे यह कहने में हिचक नहीं कि मैं और चीज़ों की तरह कला को भी उपयोगिता की तुला में तोलता हूँ। यह प्रेमचंद की इसी साहित्य संबंधी दृष्टि का परिणाम है कि ये रचनाएं सत्य, शिव और सुंदर तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है। प्रेमचंद देश कालबद्ध रचनाकार हैं। उनके उपन्यास एवं उनकी कहानियां समय का दस्तावेज हैं। जब पूरा देश स्वाधीनता पाने के लिए आंदोलित हो रहा था तब प्रेमचंद जैसा सजग और सचेत कलाकार इससे अलग कैसे रह सकता था। राष्ट्रीय आंदोलन कई स्तरों पर अपनी गतिशील भूमिका निभा रहा था।
इस आंदोलन का एक पक्ष अंग्रेजों के शासन से मुक्ति का था। यहीं से यह प्रश्न भी जुड़ा था कि अंग्रेजी शासन की समाप्ति के बाद फिर कैसा शासन होगा, हमारे स्वाधीन राष्ट्र का स्वरूप कैसा होगा। स्त्रियों एवं गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, दलितों एवं पिछड़ों का, पुलिस और नौकरशाही का, अमीरों और जमींदारों का स्वाधीन राष्ट्र में कौन सा स्थान होगा, सत्ता और शक्ति के बीच किसकी हिस्सेदारी होगी। ऐसे कई प्रश्न उस समय के बौद्धिक जगत को मथ रहे थे। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा पक्ष इन्हीं प्रश्नों से संबंधित है। ये प्रश्न सिर्फ राजनीतिक प्रश्न नहीं थे, अपितु एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक प्रश्न भी थे। प्रेमचंद इन प्रश्नों को दरकिनार नहीं कर सकते थे। वे अपनी रचनाओं में इन प्रश्नों से मात्र टकराते ही नहीं बल्कि उसका उत्तर पाने की कोशिश भी करते हैं। गबन उपन्यास में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन के इस दूसरे पक्ष को सशक्त रूप से सामने लाने की कोशिश की है। हिंदी साहित्य के उन प्रगतिशील लेखकों में से हैं जिन्होंने भारत के जनजीवन को निकट से देखा और उनकी समस्याओं में बैठकर उन्हें पूरी गंभीरता और ईमानदारी से अपने साहित्य में उतारा। उनकी दृष्टि मुख्यतः भारत के निर्धन ग्रामीण वर्ग पर रही और उसी के संघर्षपूर्ण जीवन का यथातथ्य अंकन उन्होंने किया। उन्होंने अपने साहित्य में उन तमाम विडंबनाओं, परंपराओं और मान्यताओं को चित्रित किया जो उन वर्गों की वेदना एवं संवेदना को दर्शाती हैं। गबन उपन्यास भी इसी भावभूमि को रेखांकित करता है। अगर हमारा गबन उपन्यास को लेकर कोई प्रश्न आए तो हम प्रेमचंद जी के साहित्यिक परिचय के बारे में थोड़ा बहुत लिखकर अच्छे नंबर की आकांक्षा को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ हमारे पार्ट 1 की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है और आगे हम गबन उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि गबन उपन्यास बहुत बड़ा उपन्यास है तो इसके हम अलग अलग पार्ट में बांटकर इसकी चर्चा करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।